हाय, मैं नितिन कुमार एज़ यूज़ुअल आपका नितिन सर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और हमेशा की तरह आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 25 जुलाई 2020 के द हिंदू एडिटोरियल के एनालिसिस। अब देखिए कि इसमें मुद्दे क्या क्या हैं, इसको हम समझेंगे, ठीक है, और बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कि इसमें है क्या। देखिए, ये जो पहला जो एडिटोरियल है वो राजस्थान में जो कुछ भी घटनाक्रम हो रही है, आपको ये पता होगा ही कि 19 जो विधायक हैं कांग्रेस के, जो कि सचिन पायलट की अगुवाई में क्या कर रहे हैं, एक तरीके से कांग्रेस से विद्रोह कर दिया है, ठीक है। और वो हरियाणा के किसी रिसोर्ट में है और इसके कारण से जो राजस्थान की जो सरकार है वो थोड़े से ऐसा दिख रहा है कि अल्पमत में आ चुकी है। और इसी बीच जो सीपी जोशी वहाँ के स्पीकर हैं, स्पीकर ने क्या किया, एक नोटिस दी और उस नोटिस से ये पूछा कि भाई आपके ऊपर ये अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों ना की जाए, ठीक है। अब इस नोटिस को रुकवाने के लिए जो खेमा है सचिन पायलट का, वो कहाँ पहुँच जाते हैं, तो जयपुर हाई कोर्ट में पहुँच जाते हैं। और जयपुर हाई कोर्ट में ये बात रखी जाती है और जयपुर हाई कोर्ट ने पहले 1 तारीख दी और फिर दूसरी तारीख दी थी कि 24 तारीख तक आप रुक जाइए, इस पर कोई भी फैसला ना लीजिए, ठीक है। स्पीकर को ये कहा गया। अब स्पीकर ने ये जो कोयोते होलोनौन के केस का हवाला देते हुए ये कहा कि देखिए कि उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि जब तक स्पीकर कोई फैसला न ले ले तब तक जो कोर्ट है इस मामले में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगी। और सीपी जोशी का ये कहना है कि हमने अभी तक कोई भी इसमें कोई फैसला लिया नहीं है, तो इस तरीके से जयपुर हाई कोर्ट के द्वारा जो ये किया जा रहा है फैसला, और हमें जो एक तरीके से निर्देश तो नहीं दिया गया, अनुरोध किया गया कि 24 तारीख तक आप कोई फैसला न लें, ये हमारे कामकाज में क्या है, दखल अंदाजी। और इसको लेकर वो कहाँ पहुँच जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाते हैं और स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू, जो कि आर्टिकल 136 के थ्रू दायर की जाती है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम जयपुर में जो हाई कोर्ट है उसकी कार्रवाई को रोकने नहीं जा रहे हैं। और फिर उसके बाद ये मामला काफ़ी पेचीदा होता जा रहा है, उसी पे ये पूरी की पूरी एडिटोरियल है। समझते हैं थोड़ा सा, देखिए क्या दिया गया है। अब इसके फाइनल इम्प्रिंट्स को समझिए कि क्या दिया गया। तो सबसे पहले ये समझिए कि इसमें कहा जा रहा है कि जुडिशियल इनडिसिप्लिन, यानी कि न्यायिक रूप से यदि देखें तो मतलब एक अनुशासनहीनता की बात की जा रही है ऑन राजस्थान पॉलिटिकल क्राइसिस, राजस्थान के राजनीतिक संकट के ऊपर। राजस्थान हाई कोर्ट हैज़ disregarded law laid down by the Supreme Court while admitting plea by पायलट कैंप। तो कहा जा रहा है कि पायलट के खेमे के द्वारा, सचिन पायलट के खेमे के द्वारा जब राजस्थान हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई और उस याचिका को जब स्वीकार कर लिया गया, तो कहीं न कहीं राजस्थान हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना किया। जो कुछ भी एक लॉ के रूप में, आपको पता है होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होती है, यानी कि अभिलेख न्यायालय कहते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया फैसला सभी जो कोर्ट है उसके ऊपर क्या होता है, मान्य होता है, उसको मानना पड़ता है। तो इस लिहाज से देखें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा होता हुआ दिख रहा है। देखिए अब इसमें एक चीज़ देखिए कि है क्या, कि द राजस्थान कोर्ट ऑर्डर डायरेक्टिंग दैट द स्टेटस को be maintained in the disqualification proceedings against the 19 legislature and holding a legally challenge to the Rajasthan Assembly Speaker's notice under the anti-defection law be maintainable border on the judicial indiscipline। तो कहा जा रहा है कि राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा जो ये निर्देश जारी किए गए और जिसमें ये कहा गया कि 19 विधायकों के खिलाफ जो दल बदल विरोधी कानून के तहत जो प्रक्रिया शुरू की गई है और उसको जिस ढंग से लीगली चैलेंज किया गया, ठीक है, लीगली चैलेंज किया गया ना, और उस चीज़ को जब मान लिया गया किसके द्वारा, राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा, तो ये कहा जा रहा है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, यानी कि जो दल बदल विरोधी कानून है
उसके तहत जो स्पीकर को अधिकार मिला हुआ है उस अधिकार का कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है, और ये कहा जा सकता है कि ये जुडिशियल इंडिसिप्लिन है, नहीं तो करीब करीब उसके बराबर तो है ही। अब देखिए, द ऑर्डर does not give any reason for admitting the petition and overruling objection to the admissibility except for saying that legal question has arisen including one of the validity of the sub clause of the 10th schedule। तो कहा जा रहा है कि इस आदेश में कोई कारण ये नहीं बताया गया कि क्यों जो पायलट खेमे का जो याचिका है उसको स्वीकार किया गया। पहला तो ये कारण नहीं बताया गया, साथ में कि जो इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क किया गया कि इस याचिका को स्वीकार किया जाए या न किया जाए। तो जब उस पर ओवर रूलिंग दी गई कि नहीं जी स्वीकार किया जा सकता है, तो उसके बारे में भी कोई कारण नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा गया कि भैया एक क्या है कि कानूनी प्रश्न उठ गया है, और यहाँ तक कि कानूनी प्रश्न किस चीज़ के ऊपर उठ गया है, 10वीं अनुसूची के कुछ जो उपबंध हैं उसके ऊपर भी उठ गया। ठीक है, अब देखिए कि इट इज एज इफ द मेयर फैक्ट दैट सम क्वेश्चन हैव अराइजन इज एनफ टू डिसरिगार्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट। अब देखिए, इससे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि यदि मतलब कुछ कानूनी प्रश्न उठ जाए तो पुराने जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांत को दरकिनार कर दिया जाए, तो ये अपने आप में एक सोचने लायक बात है। फिर देखिए, there is a specific provision in the constitution bench verdict of the Supreme Court on courts intervening the disqualification matter at a stage prior to the presiding officer giving a ruling। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल मतलब स्पष्ट तौर से क्या दिया हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने स्पष्ट तौर से ये फैसला सुनाया हुआ है कि भाई कि जब तक स्पीकर के द्वारा अयोग्यता के मुद्दे पे फैसला न ले लिया जाए उससे पहले कोर्ट क्या नहीं करेगी, दखलंदाजी नहीं करेगी। Of the 13 question the division bench has framed pertaining to the arise from the speaker C.P. Joshi's notice to the 19 Congress members in the Sachin pilot camp, the last one itself so it cannot entertain the petition। देखिए, 13 जो प्रश्न उठाए गए डिवीज़न बेंच के द्वारा, जो खंडपीठ है उसके द्वारा, और जो कि प्रश्न किस पे उठाए गए, जो वहाँ राजस्थान विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं सीपी जोशी के द्वारा जब 19 कांग्रेसी विधायकों को, जो कि सचिन पायलट के खेमे के हैं, ठीक है, उनके खिलाफ जब कार्रवाई की शुरुआत की गई, नोटिस दी गई, तो उसमें जब 13 प्रश्नों में जो अंतिम प्रश्न है वो अपने आप में दिखा रहा है कि भाई ये इस तरह के पिटीशन को हाई कोर्ट क्या नहीं कर सकती, इंटरटेन नहीं कर सकती। अब ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने की हो तो होलोहान 1992 का एक मामला है, ठीक है, और इस मुद्दे को एग्जामिन करते हुए फैसला सुनाया था। तो समझिए उसमें जो व्यवस्था की गई थी वो तो मैंने आपको बता ही दिया। इट इज़ इलॉजिकल दैट द बेंच होल्ड्स दैट द पिटीशन इज मेंटेनेबल इवन वाइल प्रपोजिंग टू एग्जामिन वेदर द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट बाइंड्स इट और नॉट। अब देखिए कि ये बहुत ही गैर तार्किक है कि जो खंडपीठ ने इस याचिका को स्वीकार किया और कहा कि ये मेंटेनेबल है, और साथ में इस चीज़ की भी जांच परख कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के द्वारा जो फैसला सुनाया गया था वो उस पर बाध्य है या नहीं है। तो कायदे से होना क्या चाहिए था कि उस पर सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ का जो फैसला है उस पर बाध्य है या नहीं बाध्य है, पहले इस पर फैसला हो जाता, और यदि नहीं बाध्य है तब आप याचिका को एक्सेप्ट करते, और यदि बाध्य है तो आप याचिका को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि अभी जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं उन्होंने तो कोई फैसला लिया नहीं है। अब देखिए, इन अदर वर्ड्स अ पिटीशन हैज बीन डिक्लेयर मेंटेनेबल ऑन द ग्राउंड दैट द कोर्ट पर्पस इज टू एग्जामिन इट्स मेंटेनेबिलिटी। तो अब देखिए कि जो हाई कोर्ट की यदि बात की जाए तो हाई कोर्ट ने दूसरे शब्दों में यदि कहें तो इस आधार पे इस याचिका को स्वीकार कर लिया है कि वो ये देखना चाहता है कि इसको स्वीकार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है।
and the 1992 judgment, while upholding the validity of 10th schedule of the constitution, the anti-defection law declare para 2, a part of which is now under the challenge, and ostensible reason for the High Court to entertain the petition does not violate the freedom of speech, vote and conscience in elected members. अब देखिए कि अब थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए कि इसमें है क्या क्या दिया गया है। जस्ट ए मिनट, देखिए तो समझना ये है कि 1992 का जो जजमेंट आया था, ठीक है, उसमें 10वीं अनुसूची का जो दल बदल विरोधी कानून है उसका जो पैराग्राफ 2 है उसको सही ठहराया गया था, उसको वैलिड ठहराया गया था। और ठीक है, एक चीज़ ये उसमें कही गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि कहीं से भी ये फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कि आर्टिकल 19(1)(a) के तहत दिया गया है और फंडामेंटल राइट है, क्लियर, उसका उल्लंघन नहीं करता है। यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आप पार्टी के खिलाफ जाते हुए यदि बोलते हैं और फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हवाला देते हैं तो ये गलत होगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के कि हो तो होलोहान के मामले में फैसला सुनाया था। अब देखिए कि नेक्स्ट समझने लायक बात है, येट द हाई कोर्ट इज नाउ वेंचरिंग टू फाइंड आउट वेदर द पैरा 2(1)(a) which deals with the disqualifying lawmakers who voluntarily give up the membership of their party has been examined by the apex court from the point of view of the inter-party democracy। अब देखिए इसके बावजूद भी स्पष्ट तौर से फैसला है 1992 में सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद भी जो हाई कोर्ट है वो ये इस चीज़ की वैलिडिटी को चेक कर रही है, किसकी वैलिडिटी को, पारा 2 क्लॉज 1 सेक्शन A की बात यदि की जाए तो कि क्या किसी विधायक ने यदि खुद ब खुद अपनी सदस्यता छोड़ दी हो तो वो डिस्क्वालीफाई होगा या नहीं होगा, अयोग्य होगा या नहीं होगा, ध्यान देना। एंड हैज़ बीन एग्जामिन्ड बाय द एपेक्स कोर्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द, और अब जो हाई कोर्ट है, जयपुर हाई कोर्ट, इस तरीके से इस चीज़ को देखने जा रही है कि क्या इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी यानी कि दल के अंदर जो लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र के हिसाब से यदि विसम्मत राय रखी जाए तो वो क्या डिस्क्वालिफिकेशन के दायरे में आएगा या नहीं आएगा, क्लियर। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उलट जाते हुए जयपुर हाई कोर्ट क्या कर रही है, इस याचिका को मेंटेनेबल मान रही है और ये भी फैसला ले रही है कि भैया कि जो विधायक है वो यदि पार्टी के खिलाफ बोलता है तो इसको इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी मानते हुए उसको सदस्य बने रहने दिया जाए या डिस्क्वालीफाई किया जाए। अब देखिए, इफ एट ऑल द प्रोविजंस वैलिडिटी इज टू बी टेस्टेड इट कैन ओनली बी डन इन केस अराइजिंग आउट ऑफ इट। तो देखिए, तो अब इस प्रावधान के वैधता को यदि जांच करना है तो इससे संबंधित यदि कोई मामला आए तब जाके आपको करना है। When no decision has been rendered by the speaker, अब देखो जब तक स्पीकर ने कोई फैसला ही नहीं लिया तो कोई विधायक पीड़ित ही नहीं हुआ है। जब कोई पीड़ित ही नहीं हुआ है तो वही जयपुर हाई कोर्ट क्यों इस चीज़ को मेंटेन कर रही है, ठीक है। इट इज़ बियॉन्ड कंप्रीहेंशन हाउ द कोर्ट इंटरटेन आर्गूमेंट्स ऑन द इशुएंस ऑफ नोटिस ऑन वेदर द डिसिडेंट कैन बी डिस्क्वालीफाइड फॉर क्वेश्चनिंग द पार्टी लाइन। तो अब ये कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल समझ से परे बात है कि क्यों जयपुर हाई कोर्ट इस आर्गूमेंट को, इस तर्क को एंटरटेन कर रही है कि जो विसम्मत राय रखी जाती है या रखी गई है किसके द्वारा, विधायकों के द्वारा जो कि सचिन पायलट के खेमे के हैं, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन के दायरे में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि उन्होंने पार्टी लाइन से परे जाते हुए, पार्टी का जो रुख है उससे परे जाते हुए इस चीज़ को प्रश्नगत किया है, यानी कि विसम्मत मत रखें।
Para 2(1) has been used by the speaker for years and many such disqualification orders have been upheld by the Supreme Court, including as recently as 2019 in Karnataka case. तो कहा जा रहा है कि पैरा 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए की यदि बात की जाए तो ये जो विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं इनके द्वारा सालों साल इसका प्रयोग किया जाता रहा है और बहुत सारे ऐसी अयोग्यता ठहराई भी गई और ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड भी किया है, सही भी ठहराया है, जिसमें कि नवंबर 2019 में कर्नाटक में जो मामला हुआ था उसकी भी बात कही जा रही है. Admitting a matter without explaining how the law laid down by the Supreme Court does not bind a High Court raises gave question of judicial propriety. अब कहा जा रहा है कि ऐसे मामले को एडमिट करना, ठीक है, बिना ये बताए हुए कि कैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट के ऊपर लागू नहीं होता है, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं जुडिशियल प्रोप्राइटरी का मामला है, ठीक है, जुडिशियल प्रोप्राइटरी का मामला है कि क्या जो कानूनी रूप से या नैतिक रूप से सही किया जा रहा है. However, even the political crisis plays out on the lawns of the Raj Bhavan, the top court itself appears to be raising the question whether dissent within a party can attract डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स. देखो, और एक तो ड्रामा आपको पता ही कि कल चल रहा था, ठीक है, गहलोत साहब ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और एक होटल में, और कैबिनेट की मीटिंग के हिसाब से ये कहा कि राज्यपाल महोदय आप क्या करें कि विधानसभा का सत्र बुलाएं, ठीक है, और विधानसभा का सत्र बुलाने की बात पे उन्होंने धरना भी दिया था राजभवन के अंदर, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें चल भी रही है, एक तरफ पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है और यहाँ तक कह दिया कि मतलब ऊपर या केंद्र के दबाव में जो राज्यपाल हैं वो फैसला नहीं ले रहे हैं. तो और दूसरी तरफ एक जो चल रहा है प्रोसीडिंग्स कहाँ चल रही है, तो हाई कोर्ट में चल रही है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुँचे हैं. सो व्हाट एवर बी द सर्कमस्टांसेस, चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हो, द सुप्रीम कोर्ट शुड नॉट कंडोन इम्प्रॉपर एंड प्रीमेच्योर जुडिशियल इंटरवेंशन. लेकिन मामला कुछ भी हो, परिस्थितियाँ कुछ भी हो, सुप्रीम कोर्ट को जो गैर उचित जो या समय से पहले जो न्यायिक मध्यस्थता की जा रही है, बीच बचाव की जा रही है, दखल अंदाजी की जा रही है, उसको माफ़ नहीं करना चाहिए. यानी कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में कड़े रुख अपनाने की ज़रूरत है, लेनियंट रुख नहीं अपनाने की ज़रूरत है. चलिए, अब दूसरा है कि जो आर्मी के अंदर महिला ऑफिसर जो हैं, वुमेन ऑफिसर, उनको परमानेंट कमीशन दिया जाए, इसके बारे में है, ठीक है. तो सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि ये है क्या, शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन होता क्या है, इसके बीच में थोड़ा फ़र्क समझ लेते हैं और फिर जाके इस एडिटोरियल पे आते हैं. देखिए, जैसे कोई आर्मी में किसी ने ज्वाइन किया और जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ता जाता है, उसकी फ़िज़िकल एफिशिएंसी या शारीरिक क्षमता जो वो घटती जाती है, ठीक है, और इसी कारण से बाद में जैसे उम्र बढ़ती है तो उसको सुपरवाइजरी रोल दिया जाएगा, एक कॉम्बैटिव रोल नहीं दिया जाता है, ठीक है, मतलब, और ये डिपेंड करता है सुपरवाइजरी रोल उसको उसके परफॉर्मेंस पे दिया जाता है, पहली बात, और दूसरी बात कितनी सीट अवेलेबल है, कितनी वैकेंसी अवेलेबल है उस पर. अब देखिए कि यदि कोई 20 साल की सर्विस कर लेता है तो वो कर्नल या उसके समानांतर पद पे आ सकता है. अब देखिए, और 20 साल के सर्विसेज में क्या होता है, तकरीबन जो 100 में से जो 10 आर्मी पर्सनेल हैं वो क्या हो जाते हैं, गैर प्रभावी हो जाते हैं, नॉन इफ़ेक्टिव हो जाते हैं, या तो डेथ हो गई हो या फिर मेडिकल या कोई इंजरी हो गई हो कोई मेडिकल के कारण से. तो ये क्या करते हैं, लेकिन फिर भी ये प्री मैच्योर रिटायरमेंट की बात तो नहीं की जाए, वो प्री मैच्योर रिलीज़ हो जाते हैं, यानी कि मतलब वो अब सेना में नहीं रहे. 100 में से 10 तो ऐसा ही होते हैं. अब नेक्स्ट लेवल पे, ब्रिगेडियर लेवल पे जाते जाते क्या होता है, सिर्फ जो टोटल जो शुरुआत में थे उसके 30% ही यहाँ तक क्या होते हैं, पहुँच पाते हैं. अब देखिए कि जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो संख्या है
आर्मी पर्सनेल की या एयरफोर्स पर्सनेल की या फिर आप देखिए नेवी पर्सनेल की, वो घटती जाती है। अब देखिए इसमें क्या है कि एक आंकड़ा है, वो ये बताता है एयरफोर्स के अंदर 400 से 450 पायलट में से कोई एक जो है चीफ की कैटेगरी पे पहुंच पाएगा, और आर्मी के अंदर यदि देखें तो 2500 ऑफिसर्स में से कोई एक चीफ की कैटेगरी पे पहुंच पाता है, और जो नेवी के एग्जीक्यूटिव ब्रांच में 300 में से कोई एक नेवल चीफ के लेवल पे पहुंच पाता है। अब देखो, और ये चीज़ अपने आप में जो सेना का मनोबल बनाए रखने के लिए सही नहीं है, और इसी कारण से एक व्यवस्था की गई है किस चीज़ की, एसएससी की, शॉर्ट सर्विस कमीशन की। क्लियर है पॉइंट? इसमें क्या होता है, जो सेवा का काल होता है वो 10 से 14 वर्ष का होता है, और यदि परफॉर्मेंस सही रही, ठीक है, उस आर्मी पर्सनेल की, और वैकेंसी रहा, तो उसको चॉइस दिया जाता है कि आप शॉर्ट सर्विस कमीशन से परमानेंट कमीशन में जा सकते हैं, या फिर सरकार चाहे तो उसके शॉर्ट सर्विस कमीशन में रहते हुए ही क्या कर सकती है, उसको सर्विस का एक्सटेंशन दे सकती है, यानी कि सेवा का विस्तार दे सकती है। अब देखिए कि एक बार यदि कोई परमानेंट कमीशन में चला जाता है तो वो परमानेंट कमीशन भी रहेगा, और तब तक बना रहेगा जब तक कि वो रिटायरमेंट के एज में नहीं आ जाता, ठीक है। लेकिन एक बार कोई परमानेंट कमीशन में आ गया तो वो फिर से शॉर्ट सर्विस कमीशन में नहीं जा सकता, ठीक है, और लेकिन वो वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले सकता है, मतलब लेकिन वो वॉलेंट्री रिटायरमेंट उसको दी जाए या न दी जाए, ये सेना के द्वारा तय की जाती है। क्लियर? तो अब देखो कि जब एक बार कोई परमानेंट कमीशन में आ जाता है तो उसकी जो रिटायरमेंट की एज होगी वो भी डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे पहुंचे हो। कर्नल के लेवल पे यदि हैं तो 54 ईयर्स में आप रिटायर कर जाएंगे, और चीफ जब आप कोई बनता है, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनता है, तो 62 ईयर्स के, ठीक है, एज में वो रिटायर करता। अब देखिए, एक जो एसएससी ऑफिसर है, शॉर्ट सर्विस कमीशन का जो ऑफिसर है, वो कर्नल लेवल पे पहुंच पाता। ध्यान देना, अब जब 20 साल की उसकी सेवा हो जाती है, ठीक है, और जब 20 साल की सेवा होती है तभी जाके वो क्या कर सकता है, पेंशन के लिए हकदार होता है, ठीक है। और ये शॉर्ट सर्विस कमीशन से कोई भी आर्मी पर्सनेल जो है वो लेफ्टिनेंट कर्नल के लेवल तक भी पहुंच पाता है। अब देखिए, एसएससी से मतलब यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन से परमानेंट कमीशन की यदि बात की जाए तो इसकी जो अप्रूवल है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा दी जाती है, जिसमें यूनिफॉर्म के लोग यानी कि सेना के लोग नहीं होते हैं, मतलब आईएएस ऑफिसर के द्वारा इसको मैन किया जाता है, मतलब वही इसको चलाते हैं। तो अब देखिए कि ये आईएएस ऑफिसर इन जनरली शॉर्ट सर्विस कमीशन से परमानेंट कमीशन में ये कन्वर्जन जो होता है वो नहीं देते हैं, और सरकार को कहते हैं कि मतलब ये दिखाते हैं एक तरीके से कि देखिए हमने तो आपका पेंशन बचा दिया। तो ये मुद्दा आपको पहले समझ में आ गया होगा, ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, मुद्दा कहना सही नहीं होगा, ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि है क्या शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन। अब जो बात हो रही है वो महिलाओं की आर्मी के अंदर एम्पावरमेंट की बात हो रही है। देखो, कहा जा रहा है इवन सो द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट सैंक्शन लेटर स्पेसिफाइंग द ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन टू द शॉर्ट सर्विस कमीशन वुमेन ऑफिसर इन ऑल द 10 स्ट्रीम इन विच दे प्रेजेंटली सर्व इज अ कॉज ऑफ सेलिब्रेशन। क्लियर? अब देखिए कि जो रक्षा मंत्रालय है, ठीक है, उसने एक क्या किया कि एक लेटर जारी किया, एक पत्र जारी किया, जिसमें ये कहा गया कि शॉर्ट सर्विस कमीशन की जो महिला ऑफिसर हैं, ठीक है, वो परमानेंट कमीशन में चली जा सकती हैं। वो एलिजिबिलिटी पे और वैकेंसी पे निर्भर करेगा, ठीक है, और उनके परफॉर्मेंस पे निर्भर करेगा। वो 10 के 10 जो स्ट्रीम है उसमें, और ये अपने आप में बड़ा ही हर्ष का और इसको मतलब हर्ष का विषय है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके अंदर, अब ये समझिए, इट विल गो ए लॉन्ग वे इन एंडिंग ए प्रेजुडाइस एसोसिएटेड विद द आर्मी ट्रू द फाइट वाज फार फ्रॉम इजी। अब देखिए कि ये कहने की बात है
कहने की बात है कि आप समझिए इस बात को कि इसमें बहुत ही लंबा वक्त लगा है कि जो पितृसत्तात्मक जो सोच है, ठीक है, आर्मी के अंदर भी है, क्योंकि हमारे समाज के लोग उधर भी जाते हैं, ठीक है, तो उस पितृसत्तात्मक सोच या पैट्रिशल जो या मेल चौविनिज्म जिसे कहते हैं, उस सोच से लड़ना पड़ा है, काफ़ी दिनों तक लड़ना पड़ा है, और ये काम इतना आसान नहीं था, ठीक है, और एक लंबा वक्त लगा है, ठीक है। जब दिल्ली हाई कोर्ट ने आर्मी के अंदर विमेन पर्सनेल को, ऑफिसर्स को शॉर्ट सर्विस कमीशन से परमानेंट कमीशन में जाने की इजाज़त दी, यानी कि उसको अलाउ किया, तो इस पर 10 साल तक कोई काम नहीं हुआ, बैठे रह गया, और फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, ठीक है। और वहाँ भी जो सरकार का रुख था वो महिला ऑफिसर के पक्ष में नहीं था, वो सरकार ने जो एफिडेविट दी थी उस एफिडेविट से पता चलता है। देखिए इसमें क्या, रिटन नोट टू द कोर्ट पॉइंटेड दैट द physiological limitation of the women officer, saying that these were great challenge for women officer to meet the exigencies of the services। अब यहाँ पर कोर्ट में सरकार ने ये कहा कि जो महिला जो अधिकारी हैं आर्मी की, उनकी वो शारीरिक क्षमता नहीं है जो जिसकी की आवश्यकता आर्मी में जो सेवा देने के लिए हायर ऑफिशियल लेवल पे यानी परमानेंट कमीशन में जो ज़रूरत है, उस ज़रूरत के मुताबिक नहीं है उनकी शारीरिक क्षमता, इसीलिए इनको नहीं दिया जाए। क्लियर। लेकिन देखिए फरवरी में हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा कि आप अपने तरीके को दुरुस्त करें एक तरीके से, और बोला कि आप अपने नीति पे बने रहिए, ठीक है, और महिलाओं को शॉर्ट सर्विस कमीशन से परमानेंट कमीशन में जाने की इजाज़त दी जाए, ठीक है, और साथ में ये उनको कमांड पोस्टिंग भी दिया जाए, यानी कि जहाँ से वो चीज़ों को मतलब यदि कोई ऑपरेशन वगैरह चल रहा है तो उसको भी संभाल सकें, ठीक है, और सिवाय युद्ध के मैदान में वो नहीं जाएंगे। मतलब एक जगह जैसे कि 1-to-1 फाइट होती है उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन कमांडिंग पोजीशन उनको दी जाए। अब देखो कि 54 पेज के जजमेंट में, अपने फैसले में, ठीक है, सरकार की या समाज की जो मिज़ोगाइनी है, ठीक है, यानी कि स्त्री के खिलाफ जो एक तरीके की सोच है, जो घृणा वाली सोच है, उसके खिलाफ करीब 54 पेज का ये क्या है, आप देखिए कि जजमेंट है। द सुप्रीम कोर्ट नोटेड दैट द वुमेन ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्मी हैड ब्रॉट लॉरियल्स टू द फोर्स। तो कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो महिला अधिकारी हैं उन्होंने बहुत ख्याति दी है किसको, आर्मी को भी, और उनके लिए गौरव लाया है, ठीक है। The time has come for the realization that women officers in the army are not adjacent to the male-dominated establishment, whose presence must be tolerated within the narrow confines, ठीक है। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये समय आ चुका है कि जब हमें ये महसूस करना चाहिए कि जो महिला अधिकारी हैं आर्मी के अंदर, वो मेल जो अधिकारी हैं, पुरुष अधिकारी के एडजेंट नहीं हैं, उनके साथ नहीं है, उनके अधीनस्थ नहीं है, ठीक है, और वहाँ पर जो एक तरीके से मेल डोमिनेटेड पूरी की पूरी व्यवस्था है, ठीक है, उस व्यवस्था में महिला अधिकारी के उपस्थिति को क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा। द आर्मी इज ऑफन सीन एज ए प्रिजर्व ऑफ मैन, बट एनफ वुमेन हैव फॉट heroic battles to bust that myth, from the Rani of Jhansi in the past to the squadron leader Minty Agarwal of the Indian Air Force, who last year was part of the team that guided the wing commander Abhinandan Vardhaman during the Balakot air strike carried out by IAF, Indian Air Force। अब देखिए कि जो सेना है उसको क्या माना जाता है कि ये क्षेत्र किसके लिए, ये किसके लिए एक तरीके से है, तो पुरुषों के लिए, लेकिन इस मिथ्या को बहुत सारी महिला अधिकारियों ने गलत ठहराया है। अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें और जो ख्याति या
लाई है, किसके लिए? सेना के लिए। अब इसमें देखिए शुरुआत से ही देखिए तो रानी ऑफ झांसी की भी बात कर ली जाए, और अभी हाल फिलहाल में जब इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट स्ट्राइक किया और उस समय जो एक डॉग फाइट चल रहा था, और आपने देखा, आपने सुना ही होगा कि विंग कमांडर जो थे वो उस हिस्से में चले गए थे, और दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद आपको पता ही है कि पाकिस्तान के आर्मी पर्सनल ने उनको पकड़ लिया था और फिर 2-3 दिनों के बाद रिलीज़ भी किया गया था। लेकिन सबसे जो बड़ी बात जो इसमें है कि ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशन चल रहा था, ठीक है, उसकी अगुवाई जो की जा रही थी वो मिंटी अग्रवाल के द्वारा की जा रही थी, जो कि एक महिला क्या थी, स्क्वाड्रन लीडर थी, जिसके तहत कौन काम कर रहे थे? विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान। तो महिलाओं को कहीं से भी कम ना आंका जाए। और देखिए विमेन एम्पावरमेंट के लिए जब आप सोशल इश्यूज़ पे लिख रहे होंगे तो ये सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन कैसे ये पैट्रिशियल है, पुरुषवादी है हमारा जो आर्मी है, वो देखिए इस आंकड़े से पता चलता है कि 40,825 जो पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं आर्मी के अंदर, उसमें से 1,653 ही सिर्फ क्या है? महिलाएं हैं, ठीक है। इस बात को कोर्ट ने भी क्या किया? नोट किया, बात को ध्यान में रखा। द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ वीमेन एट ऑल लेवल्स ऑफ द आर्म फोर्सेज नीड टू बी इंक्रीज। तो जहाँ तक प्रतिशत का सवाल है पुरुष और महिलाओं का, तो महिलाओं के प्रतिशत को बढ़ाने की ज़रूरत है, चाहे वो जिस भी लेवल पे बात की जाए। टू अशर इन द चेंज इन द रिग्रेसिव माइंडसेट व्हिच मिरर्स द सोसाइटी, अ लॉट मोर मस्ट बी डन टू जेंडर सैनिटाइजेशन। ठीक है, यदि हम रिग्रेसिव सोसाइटी से, जो हमें पीछे ले जाने वाला समाज है या जो सोच है, उससे बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है, और समाज को यदि आईना दिखलाना चाहते हैं, तो सबसे ज़रूरी बात क्या है कि जेंडर सेंसिटाइजेशन की जाए, यानी कि महिलाओं को भी उसी इज्जत के साथ, उसी अधिकार के साथ, उसी परफॉर्मेंस के साथ, जिस परफॉर्मेंस के साथ मेल होते हैं वही परफॉर्मेंस है, तो उनको वही जगह दी जाए जो कि उनको मिलनी चाहिए, जैसा कि मेल को भी मिलता। अब देखिए, elsewhere in the world, the countries such as the United States and Israel, women are allowed in active combat. क्लियर? अब देखो भारत में अभी तो कॉम्बैट में नहीं दिया गया कि मतलब 1-to-1 फाइट हो, फिजिकल फाइट हो, तो उसमें तो जरूर से उनको शामिल होने की अभी भी इजाज़त नहीं दी गई है, परमानेंट कमीशन दे दी गई है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट की बात करें, इजराइल की बात करें, तो वहाँ तो कॉम्बैटिव फोर्स में भी महिलाएं शामिल हैं। हियर द सुप्रीम कोर्ट हैड टू फोर्सफुली नज द गवर्नमेंट टू मेक वीमेन रोल इन द आर्मी मोर इंक्लूसिव। अब देखो कोर्ट में सरकार ने जो हलफनामा रखा था वो आपको पता ही है, उसमें ये कहा था कि फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट जो है वो काफ़ी टफ है और महिलाएं इसको ऐसा नहीं कर पाएंगी। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से मतलब एक तरीके से देखिए बलपूर्वक इशारा दिया सरकार को कि जो महिलाओं को भी वही स्थान दिया जाए, उनको भी शामिल किया जाए, ठीक है। अ जेंडर बैरियर में हैव फॉलन बट द वॉर अगेंस्ट इनइक्विटी इज़ फार फ्रॉम ओवर। तो हो सकता है कि जेंडर की जो दीवार थी, ठीक है, वो तो ज़रूर गिर गई है, लेकिन जो गैर बराबरी की जो सोच है उसको अभी भी ख़त्म होना बाकी है। तो ये आज का द हिंदू का एडिटोरियल था और 25 जुलाई 2020 का। तो यदि आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आता हो तो आप ज़रूर से मेरे चैनल नितिन सर क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाएँ इसको, और अपना और अपनों का ख्याल ज़रूर रखें। इस कोविड-19 की स्थिति में संक्रमण से बचें, पर्याप्त प्रोटेक्टिव उपाय करें, रक्षात्मक उपाय करें, जैसे मास्क लगाना, और ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। धन्यवाद।